अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, और इसमें कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं जो कि बड़े कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर तो आप कर सकते हो एमसीक्यूज अटेम्प्ट। तो पहले एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या है? पहला एमसीक्यूज है, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब इस चैप्टर को जब हमने आगाज़ में इसको पढ़ा था तो उसमें कुछ डाटाज दिए होते थे। अगर एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हों, ओनली एक्स की साथ फ्रीक्वेंसी ना दी हो, तो हम इसे कहते हैं अनग्रुप डाटा। तो अगर साथ में फ्रीक्वेंसी का इजाफा हो जाए, एक्स की वैल्यूज़ के साथ उसके पैरेलल एफ की वैल्यूज़ आ जाए, फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी आ जाए, तो हम इसे कहते हैं ग्रुप डाटा। या अगर क्लास इंटरवल्स आ जाएं और साथ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो भी उस डाटा को हम क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है? तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल को हम फिर क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ग्रुप डाटा भी कहते हैं। तो हम आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे ओके करेंगे। तो हमारा ये जो बी वाला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला आंसर आएगा। तो इस डाटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। इसमें कहता है, अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट स्क्वायर्स, सर्कल, रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स, हमने जब हिस्टोग्राम को पढ़ा था तो उसमें जो जब हमने डायग्राम बनाई थी तो हिस्टोग्राम इस शेप के बनाए थे, उसमें कुछ रेक्टेंगल्स बनी थी ऐसे। ठीक है? ऐसे इस तरह की रेक्टेंगल्स बनी थी। तो ये हिस्टोग्राम का ग्राफ इस तरह का बना था। तो ये एक्चुअली रेक्टेंगल्स का एडजेसेंट का मतलब जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स होती हैं आपस में। ठीक है? आपस में मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई रेक्टेंगल्स हैं, इनको हिस्टोग्राम का ग्राफ कहते हैं। तो हम फिर किस पे टिक करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे रेक्टेंगल्स पे, चूँकि फ्रीक्वेंसी सॉरी हिस्टोग्राम का जो सेट होता है वो एक एडजेसेंट रेक्टेंगल्स पर मुश्तमिल होता है। तो हमने रेक्टेंगल्स पे आपने इसको टिक करना है। तो चलते हैं थर्ड एमसीक्यूज की जानिब। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज मैनी साइडेड। ये देखिए आपके सामने ये ग्राफ नजर आ रहा है, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है, इसे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसकी जो साइडें कितनी हो, ये मैनी साइडेड होता है। देखिए ये साइड है, फिर ये साइड है, ये साइड है, लेकिन ये क्लोज फिगर होती है, मैनी साइडेड क्लोज फिगर। तो यहाँ पर हमने क्लोज्ड फिगर पे इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आएगा हमारा ए वाला पार्ट, तो ए पे टिक कर देना। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड। डियर स्टूडेंट्स, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का दूसरा नाम है लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सी वाली ऑप्शन पे ओके कर देना है, कॉमुलेटिव लेस देन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलते हैं पांचवें पार्ट की जाने। पांचवें में कहता है, एमसीक्यूज नंबर 5 में कहता है, इन ए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात कर रहा है। आप देखिए ये पेज नंबर 117 पर, अपनी बुक में जो टेक्स्ट बुक का है उसका पेज नंबर 117 पर ज़रूर देखिएगा। उसमें एक फ्रीक्वेंसी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है, और ये किसके अगेंस्ट है? इस तरफ देखें, आपके पास फ्रीक्वेंसी है और इस तरफ आपके पास क्लास बाउंड्रीज हैं। तो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट यहाँ पर एक्स एक्सिस की जानब क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो ड्रा की हुई हैं, और दूसरी वाई एक्सिस की जानब फ्रीक्वेंसीज ड्रा की हुई हैं। तो यही कह रहा है कि जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये किन के बीच जो है ड्रा किया जाता है? मतलब फ्रीक्वेंसीज के साथ इसके अगेंस्ट और कौन सा जी? अपर क्लास बाउंड्रीज। देखें ये क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है? तो यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज आपने लेनी है, अपर क्लास बाउंड्रीज बी पे आपने टिक कर देना है। ठीक है? चूंकि ये जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज के बीच में बनता है, तो आपने अपर क्लास बाउंड्री पे इसको ओके कर देना है।
तो हम इस पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है जी। फाइनली उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब। एमसीक्यूज नंबर 6 की जानब बढ़ रहे हैं। उसमें देखते हैं क्या है, हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। डियर स्टूडेंट्स, छठे में कहता है अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर ऑफ measure that determines a value of the variable under study by dividing the sum of all values of the variable by their okay। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स बात काबिल गौर है। देखिए आपने जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है वो क्या पढ़ रखा है। मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यूज़ हैं आपके पास, 2 है, 3 है और 5 है, और आपसे कहा जाता है जी मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, आप तमाम वैल्यूज़ का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं डिवाइडेड बाय, और डिवाइड किस पे करेंगे, इनकी काउंटिंग कर लें, कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। अगर ये वैल्यूज़ 4 होती तो फिर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 4 पे हम डिवाइड करते। तो यहाँ पर इसका अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन फिर क्या हुई। अरिथमेटिक मीन एक ऐसी मेजरमेंट है जो कि कैसे मेजरमेंट की जाती है, इसको डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किया जाता है किसको, सम ऑफ ऑल वैल्यूज को बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। सो नंबर ऑफ वैल्यूज पे हमने टिक करना है। यहाँ पर हमारी जो चॉइस होगी वो नंबर होगा, चूंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ऊपर आती हैं और नंबर पे डिवाइड हम नीचे करते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारा जो है वो क्लियर हो चुका है। सो हम अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 7 में कहता है a deviation is defined as the difference of any value of the variable from। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी बात काबिले गौर है। बात काबिले गौर कुछ यूं है कि जो डेविएशन है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जो डेविएशन होता है, व्हाट इज मीन बाय डी। डी होता है एक्स माइनस ए। व्हाट इज ए, ए इज एनी कांस्टेंट। जब कोई भी कांस्टेंट एक्स की वैल्यूज में से माइनस करते चले जाएं तो वो डेविएशन का कॉलम तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पे कैसे, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक्स की वैल्यूज हैं जी, 2 है, 3 है और 5 है, और आपने एक डी का कॉलम बनाना है जिसे हम डेविएशन का नाम देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक्स की हर वैल्यू में से कोई एक कांस्टेंट जो है अपनी तरफ से मुकर्रर कर लेता हूं और इसमें से माइनस कर लेता हूं। और वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट आपका मतलब 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। ए की वैल्यू कोई सी भी आप सिलेक्ट कर लें, चले 1 सपोज कर लेते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हम फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की बजाय अब a की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ले ली है। तो देखिए हम यहाँ पर d की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अच्छा, 2 में से 1 निकला तो भैया 1 आया, 3 में से 1 निकला तो 2 आया, 5 में से 1 निकला तो 3 आया। तो आपने d कैसे निकाला डियर स्टूडेंट्स, आपने किया कुछ यूं कि इस x की तमाम वैल्यूज में से एक कांस्टेंट वैल्यू को माइनस करके d का कॉलम तैयार किया है। तो दिस d इज कॉल्ड डेविएशन। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यहां पर अ डेविएशन इज डिफाइंड इज एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम ए कांस्टेंट। यानी आप वेरिएबल को जो है वो माइनस कर लेते हैं, किससे, कांस्टेंट से माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर हमने फिर किस पे क्लिक करना है जी, हमारा ऑप्शन क्या होगा, कांस्टेंट। जी कांस्टेंट पे आपने टिक कर देना है। तो इसके बाद अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसकी जानिब बढ़ते हैं। 8वें नंबर पे अ डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि जिस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डाटा होता है उसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं। ओके, 9वें नंबर पे मीन ऑफ ए वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट केस। ये बात भी काबिल गौर है।
इस पे ज़रा गौर करना है आपने, ठीक है। इसमें कहता है कि मेरे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं एक्स की वैल्यू सेम ले लेता हूँ मैं, के ले लेता हूँ, के ले लेता हूँ, के ले लेता हूँ एंड के ले लेता हूँ। तो k इज एनी कांस्टेंट वैल्यू विच इज नॉट चेंज्ड। आप k की जगह पे अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई कांस्टेंट लेना, कांस्टेंट भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं। चले मैं कांस्टेंट ले लेता हूं ताकि आपको किसी किस्म का इबहाम ना रहे। चले मैं एक 3 3 3 और 3, तो मैंने डियर स्टूडेंट्स x की ऐसी वैल्यूज ली हैं जो कि कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। अब इनका मीन निकालना है, तो मीन ऑफ ए वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशंस। तो अब आपकी जो वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, दे आर सिमिलर। से कांस्टेंट का मतलब कि वो कांस्टेंट हो, उनमें चेंजिंग ना हो, और उनको कह दिया के इज के इटसेल्फ। अब देखें, अगर x की वैल्यूज हम k से सॉल्व करते हैं तो भी बात वाजे हो जाएगी। चलिए मैंने 3 3 ले लिया है, अब मैं इसका मीन निकालने लगा हूं। मीन कैसे निकलेगा कि मैं सिग्मा x को n पे करूंगा डिवाइड। अच्छा, अब सिग्मा x क्या है, इनको सबको सम कर लें तो 3 4 द 12 होगा, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपने काउंट कर लेनी, 1 2 3 एंड 4। तो 4 पे डिवाइड करें, ये कट के कितना आ जाएगा, 3। सो मीन 3 आ गया, यानी वो इटसेल्फ आ जाता है। हमने x की जो जो वैल्यूज यहां पर सिलेक्ट की है, जो कांस्टेंट वैल्यू सिलेक्ट की है, वही मीन निकल आता है। देखें 3, ठीक है। अगर हम 4 4 वैल्यूज लेते हैं तो मीन 4 आ जाता है। अगर 5 5 लेते हैं तो क्या आ जाता है, 5। अगर x की वैल्यू हम बिलफर्ज के और के ले लें तो मीन क्या होगा, तो मीन भी के ही आएगा, क्योंकि ये के कितनी टाइम्स आ रहा है, 4k टाइम्स, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 4। 4 4 से कट जाएगा तो मीन किसके बराबर आ जाएगा, के इटसेल्फ। सो अगर कांस्टेंट वैल्यू सारी के की के आ जाए तो फिर मीन क्या होगा, के इटसेल्फ। तो हम फिर के इटसेल्फ पे इसको टिक कर देंगे। तो यहां पर हमारी चॉइस क्या बनेगी, के इटसेल्फ पे हमने यहाँ पे टिक कर देना है। तो इस तरीके से ये वाला आपको समझ में आ चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात इस तरह समझाऊंगा कि एग्जांपल देके कि चेंज इन ओरिजिन का क्या मतलब है और चेंज इन स्केल का क्या मतलब है। आप एक ये है एक्चुअली चेंज इन ओरिजिन को समझते हैं। मैं x की कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, 2 3 और ये 5। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका निकाल लेता हूं मीन। मीन क्या आता है, सिग्मा x ओवर n। अब मैं इस x का टोटल करूंगा तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा x, जो कि 10 है। अब मैं मीन 10 को, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये वैल्यूज को काउंट कर लें, कितनी वैल्यूज 3 हैं। आपने 10 को 3 पे डिवाइड करना है, तो ये आपका आ गया 3.5। सो दिस इज द मीन। अब हम चलते हैं, एक मैं क्या करता हूं, मैं इस डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। चले मैं क्या करता हूं, मैं इस 2 में कुछ इजाफा कर देता हूं। क्या, 1 का इजाफा कर देता हूं। 3, इस 3 में 1 का इजाफा किया 4, 5 में 1 का इजाफा किया 6। मतलब जो डेटा है वो मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। यानी उसका ओरिजिन का मतलब उसकी जो वैल्यूज थी, जो उसमें क्या किया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो ओरिजिन मतलब जो इब्तदाई वैल्यूज हैं, उसकी जो बेसिक डाटा है उसके अंदर मैंने कुछ एडिशन किया है, और वो एडिशन कांस्टेंट करना है। ये ज़हन में रखिएगा, अगर आपने 2 में 1 ऐड किया तो वही 3 में 1 ऐड होना है, और 5 में भी वही 1 ऐड होना है। ये नहीं कि 2 में अगर 1 ऐड किया तो 3 में आप अपनी मर्जी से 2 ऐड कर रहे हो। मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके एक नया डाटा बनाना है, या ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें। अब ये जो नया डाटा आया है डियर स्टूडेंट्स, ये एक x है, फर्ज कर लें। ये आपका, चलें, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका मीन 1 निकला है। अब मैं निकालने लगा हूं मीन 2। तो ये कितना होगा, ये आपका सिग्मा x2 ओवर n होगा। मतलब ये जो x2 है इसका जो टोटल हम लेंगे
वो ये सिग्मा x1 कह लेते हैं, ये भी सिग्मा आपका x1 है, ये अब आपका सिग्मा x2 निकलेगा। मैंने x1 और x2 ऐसे ही मतलब चेंज करने के लिए 1 और 2 लगा दिया है, उससे मतलब ये चेंज है। आप इसका सम करेंगे कितना आता है, 6 और 4 10 और 3 कितने होते हैं, 13। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मीन निकलने जा रहा है वो इसके हिसाब से निकलेगा, ये मीन 2 का जी 13 ओवर n हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कितना है, 3 है। तो 13 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो आएगा क्या, 4.5 आ जाएगा। अब आपने दोनों के मीन पर कंपेयर करना है। अब दोनों के मीन का कंपेयर करें, एक मीन में जब 1 ऐड नहीं किया था उसका आंसर आ रहा है 3.5, दूसरा जो मीन x2 का डाटा है उसका आंसर आ रहा है 4.5, यानी वही असर जो डाटा में था तो मीन पर भी इफेक्ट हुआ, उतना ही इफेक्ट हुआ जितना डाटा का हर एलिमेंट इफेक्ट हुआ था। मतलब डाटा का हर एलिमेंट जो था उसमें 1 का इजाफा हो चुका था, यानी 2 3 बन गया था, 3 4 बन गया था, 5 6 बन गया था। तो जिस तरह डाटा इफेक्ट हुआ है बिल्कुल उसी अंदाज से मीन भी इफेक्ट हुआ है। मीन अगर 3.5 है तो वो फिर अब कितना आ रहा है, 4.5, बिल्कुल उसी तरह 1 का इजाफा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं 1 को माइनस करूं तो फिर यहां पर कम हो जाना था। इसी तरह मैं अगर हर वैल्यू के अंदर 5 को ऐड करता चला जाऊं तो इधर मीन भी उतना ही जो है वो एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा जितना मैंने यहां पर 5 को बढ़ाया था। तो वही एडिशन का असर आप मीन के अंदर भी देखोगे। तो अब मेरा ख्याल है बात समझ चुके होंगे कि मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, यानी जब डाटा का इफेक्ट होता है तो फिर मीन भी उसी अंदाज से इफेक्ट होता है। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। हम सीखेंगे चूंकि चेंज ऑफ जो मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन तो हमने सीख लिया है। उसके बाद जो नई एग्जांपल है वो है मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। तो स्केल पे हमने टिक किया है, तो आपने आज इसको भी सीखना है। मैं उसी तरह एक एग्जांपल लेता हूं 2 3 5। तो इस डाटा में मैं चेंज करने लगा हूं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि चेंज इन ओरिजिन में तो ये होता है कि आप किसी डाटा में कोई चीज प्लस या माइनस कर लेते हैं। चेंज इन स्केल में ये होता है कि आप इसी डाटा की ऑब्जर्वेशंस जो आप देख रहे हैं, अब यहां आपने किसी एलिमेंट में इसको ऐड नहीं करना बल्कि किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और वो कांस्टेंट एलिमेंट होना चाहिए। मसलन मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको, 3 टू द 6, 3 3 द 9, 3 5 द 15। सो ये जो चेंज आप देख रहे हो, ठीक है, अब चेंज जो नया डाटा बना है ये x1 कर लेते हैं, ये x2। ये जो नया डाटा आया है ये चेंज इन स्केल की बदौलत आया है। अब चेंज इन ओरिजिन नहीं हुआ। चेंज इन ओरिजिन में क्या होना था, कुछ ना कुछ सम होना था। अब चेंज इन स्केल में क्या हुआ है, अब तो कोई मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से चेंज इन स्केल होता है, ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से चेंज इन स्केल होता है। तो अब मैं मीन निकालता हूं दोनों के। तो इनका सबसे पहले सिग्मा x1 निकाल लेते हैं, इधर सिग्मा x2 आएगा जी। सिग्मा x1 क्या होता है हमारे पास, यहाँ इनको सम कर लेते हैं तो ये 10 बन जाएगा। इनको सम करते हैं तो क्या आएगा, 15 प्लस 9 प्लस 6, तो ये हमारे पास आता है 30। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मीन कितना निकलेगा कि 10 को आप 3 पे करोगे डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाय जी 3, तो कितना आता है 3.33। ओके, तो यहां पर 15 और ये 9 और 6 15 30 हो गया था। इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम मीन निकालेंगे। तो 30 को हम जी 30 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 2 3 3 3 9 3 5, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 3 हैं। अब 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाता है। तो अब आप देखें आपका जो पहला मीन है वो आपका 3.33 है, और नेक्स्ट जो x2 का मीन निकला है वो 10 निकला है। मतलब ये चेंज हुआ है। कैस कितना चेंज हुआ है, उतना ही चेंज हुआ है जितना हर एलिमेंट चेंज हुआ है। मतलब हर एलिमेंट
3 से मल्टीप्लाई होके चेंज हुआ है, तो इसका मतलब 3.33 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका वही 10.00 पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो x2 का बार है, ये 3 टाइम्स x1 का बार, यानी ये भी इफेक्ट हो गया है। आप मीन सेकंड को, जो x2 का मीन है, वो भी कैसे निकालेंगे, मीन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। वही इफेक्ट, वही चेंज आपको उनके आंसर में भी नजर आएगा। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्केल। तो पहली एग्जांपल थी चेंज इन ओरिजिन की, अब की एग्जांपल है चेंज इन स्केल। तो जी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि बड़ी अहम है। उसमें भी आपको मुझे एग्जांपल से ही बात को वाजे करना पड़ेगा, चूंकि उसके बगैर नहीं बात मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज नंबर 12 की जानेब। यहां पर कहता है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन, मतलब एग्जाम्पल से ही बात वाजे होगी। 235, अब मैंने एक डेविएशन लेना है। डेविएशन भी कोई आम डेविएशन का मकसद तो ये होता है कि तमाम वैल्यूज में से कोई कांस्टेंट वैल्यू माइनस कर लें। ए कोई कांस्टेंट है, मतलब ये ए कोई 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां उसने कहा डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन, तो भाई इसका मतलब तमाम एक्स में से क्या माइनस होना है, मीन को माइनस करना है। ठीक है, मीन हमारा चूंकि कांस्टेंट है, तो आपने यहां पर मीन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास, इस कैलकुलेटर को हम साइड पे कर लेते हैं जी। मीन को हम क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। तो भाई क्या करेंगे, अब मैं मीन सबसे पहले निकालूंगा। तो मीन क्या है, मीन का फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स क्या है, मैं इन सबका सम कर लेता हूं। चूंकि अब ये जो मीन है ये भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना, तमाम वैल्यूज में से कांस्टेंट को माइनस करते चले जाएंगे तो हमारे पास डेविएशन आ जाएगा। तो चलते हैं जी, अब 2 में से माइनस, सॉरी, इनका अभी तो मीन निकालना है। 2 और 3 5, 5 5 कितना होता है जी 10। इसको 3 पे डिवाइड किया 10 को, तो कितना आया था, 3.33 आई थिंक सो आया था। 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 3.33। तो अब हमने क्या करना है, तमाम x की वैल्यूज में से देखिए माइनस करते चले जाएं। 2 में से 3.33 माइनस कर लें, फिर 3 में से 3.33 माइनस कर लें, फिर 5 में से 3.33 माइनस कर लें। अब जो यहां से रिजल्ट्स आएंगे वो आपका एक्चुअली डेविएशन होगा। चलें माइनस कर लेते हैं। 2 माइनस, जी ये माइनस है, 2 माइनस 3.33, जी कितना आता है जी, -1.33। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास जी, 3 माइनस 3.33, तो कितना आता है जी, इसका आंसर आया है जी -0.33। उसके बाद जी 5 माइनस 3.33, ये आता है जी 1.67। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस डेविएशन का अब सम लेता हूं। आई मीन टू से दैट नो वी हैव टू फाइंड द सिग्मा डी। तो आप इनका सम कर लीजिए। 1.67, उसके बाद आता है माइनस, चूंकि ये हो रहा है, ये वाली क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो मैंने माइनस बटन प्रेस करके इसको लिखना है। 0.33 माइनस, आगे ये वाली क्वांटिटी है, फिर माइनस है, -1.33, तो इक्वल लो जी, ये आता है 0.01। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सॉरी ये 1 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो भाई 0.01 मीन्स के ये 0 आ जाता है, इसको राउंड कर लिया हमने। यानी कि जब भी हम अब यहां पर स्टेटमेंट पे गौर करें, तो इस एग्जांपल पे आपने इसको देखना है, तो ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। 12वें नंबर के एमसीक्यूज की जान देखते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
of the variable x from its mean. Sum of the deviations of variable x from its mean is always 0. So आपने क्या करना है, 0 पे टिक कर देना है ये, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ रहे हैं अगले एमसीक्यूज की जानिब, जो कि हमारे पास है 13वें नंबर का एमसीक्यूज है। द nth पॉजिटिव रूट, यहाँ पर देखना है ये फार्मूला एक्चुअली, द nth पॉजिटिव रूट of the product of x1 x2 x3 and dot so on xn observation is called, this is the geometric mean। तो ये geometric mean का फार्मूला है जिसको यहाँ पे बयान किया जा रहा है। एक्चुअली geometric mean का फार्मूला ये था कि हमारे पास अगर n ऑब्जर्वेशंस हैं तो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उनका प्रोडक्ट लेके और उनका क्या ले लेना है, क्या ले लेना है, nth रूट। सो दिस इज कॉल्ड geometric mean। मिसाल के तौर पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 2x की वैल्यूज़ हैं, 2 है और 3 है और 5 है। आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने इसका क्यूब रूट ले लेना है। सो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन ये बाय डेफिनेशन है। तो जितना यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस होंगी उतना ही आपने यहाँ पर उसका इंडेक्स ले लेना है, उसका रूट ले लेना है। इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ जाएगा। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट 15वां जो एमसीक्यूज है आपका। 15वें में कहता है द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, हार्मोनिक मीन की ये जो है वो डेफिनेशन है। तो इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद है द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो डाटा में सबसे ज़्यादा बार वैल्यू अकर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड। नेक्स्ट है द मैयर विच डिटरमाइन द मिडल मोस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है किसी भी डाटा की वो क्या कहलाती है, मीडियन। नेक्स्ट है जी द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसे क्वार्टाइल्स कहते हैं, क्योंकि क्वार्टर से निकला है क्वार्टाइल्स, जो डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, और जो मीडियन होता है वो डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। उसके बाद द स्प्रेड ऑफ स्कैटरनेस, स्कैटरनेस का जो होता है उसको हम डिस्पर्शन कहते हैं। द मैयर दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंड वेरिएशन इज कॉल्ड मैयर ऑफ डिस्पर्शन। जो किसी की वेरिएशन की जो डिग्री को मैयर करता है उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस हम कर भी चुके हैं, आज ये एमसीक्यूज की शक्ल में सामने आ रही हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास है द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जब एक बड़ी वैल्यू और एक छोटी वैल्यू हो, उसका जो डिफरेंस हम निकालते हैं रेंज की शक्ल में, ये भी आपका क्या कहलाता है, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। यानी ये भी हमारा एक्चुअली एक डिस्पर्शन ही है, तो रेंज आएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट है द मैयर ऑफ स्केयर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड द मीन ऑफ स्केयर। तो ये वेरिएंस का फार्मूला है, वेरिएंस की डेफिनेशन है। अगर पॉजिटिव स्केयर रूट आ जाए, बाकी सारी डेफिनेशन वेरिएंस वाली हो, तो वो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जितने भी एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के वो मुकम्मल हुए चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ हम जल्द ही करेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह।